कि प्रारंभिक मानव जो था, प्राचीन काल में जो मानव थे, वे अपनी भोजन, वस्त्र और आवास जैसी वस्तुओं के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे। लेकिन समय के साथ न केवल उन्होंने अपनी भोजन, वस्त्र और आवास जैसी चीजों का विकास किया, बल्कि अपने यातायात और संचार के साधनों को भी विकसित कर लिया। इससे पहले हम देखते हैं मानव के आवास साधनों को, यानी कि बस्तियों को। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मानव वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे, लेकिन हम क्या आज वृक्षों और गुफाओं में निवास कर सकते हैं? नहीं, हम तो अपने घरों में रहते हैं और इन्हीं घरों से मिलकर निर्माण होता है बस्तियों का। जब मानव ने फसल उगाना प्रारंभ किया था, तब उसके लिए यह जरूरी हो गया था कि वो एक जगह पे कुछ दिनों के लिए स्थायी रूप से घर बना के रहे, जब तक उसकी फसल उग नहीं जाती। वरना इससे पहले मानव जगह जगह पे टेम्परेरी रूप से घर बनाता था और अलग अलग स्थानों पे रहता था। इसके बाद जब मानव ने फसल उगाना आरंभ किया, तो उसने नदी घाटियों के निकट घर बनाने आरंभ किए। क्यों? क्योंकि नदी घाटियों की भूमि उपजाऊ थी, वहां पे फसल उगाना आसान था। और इसके बाद जब मानव ने कृषि के साथ व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के पथ पे आगे बढ़ना शुरू किया, तो इसने बड़ी बड़ी मानव बस्तियों का निर्माण भी किया। नदी घाटी के निकट बस्तियां पनपने लगी और विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ। हमने विभिन्न सभ्यताओं के बारे में इतिहास में पढ़ा भी है, जैसे कि सिंधु सभ्यता। ये सभ्यताएं विभिन्न नदियों के किनारे इसीलिए विकसित हुई थी क्योंकि नदियों के किनारे की भूमि पर मानव ने फसलों का निर्माण शुरू किया, फसलों को उगाना शुरू किया और वहीं पर बस्तियों को बसाना शुरू किया। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो बस्तियां हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं, स्थायी और अस्थायी, यानी कि टेम्परेरी या फिर परमानेंट। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बसाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। ये कहाँ बसाई जाती हैं? ये घने जंगलों में, गर्म या फिर बहुत ठंडे रेगिस्तानों में या फिर पर्वतों के निकट अक्सर अस्थायी बस्तियां बसाई जाती हैं। यानी कि ये लोग परमानेंट से रहने के लिए घर नहीं बनाते, वहां पे लोग कुछ एक निश्चित समय के लिए घर बनाते हैं और फिर वहां से जाके किसी अगले स्थान पे बसते हैं। ऐसा क्यों? वे ऐसा करते हैं विभिन्न संग्रहण, स्थानांतरित कृषि या फिर ऋतु प्रवास के लिए। अभी ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। मतलब कि वो लोग जिनका पूरा व्यवसाय का जीवन निर्वाह पशुओं को पालने पे आधारित है, वो किसी एक स्थान पे रहते हैं और जब तक वहां पे उनके पशुओं को चारा मिलता है तब तक स्थान पे उनके पशुओं को वे पालते हैं और वे भी अपनी बस्तियां वहां बसाते हैं। और इसके बाद वे उस स्थान से चले जाके दूसरे स्थान पे बस्तियां बसाते हैं। इसी प्रकार कृषि के लिए भी कई लोग स्थानांतरित कृषि का उपयोग करते हैं। एक स्थान पे कृषि करते हैं, अपनी फसल के पकने और उगने के बाद वे उस भूमि को छोड़ के अगली जगह बस्तियां भी बसाते हैं। और इसी प्रकार नए चरागाहों की खोज में नई नई जगह बस्तियां बनाने को हम कहते हैं ऋतु प्रवास। परंतु वर्तमान में ये बहुत कम दिखाई देती हैं। आजकल हमें दिखाई देती हैं स्थायी बस्तियां। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, जैसे कि हम स्थायी बस्तियों में रहते हैं। तो बस्तियों के स्थायी और अस्थायी के अलावा और भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण और शहरी बस्तियां। गांव में ग्रामीण बस्तियां होती हैं जहां पे लोग अपने रोजगार के लिए कृषि, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालना, वानिकी, दस्तकारी या फिर पशु संबंधी जैसे कार्य करते हैं। और शहरों में शहरी बस्तियों का निर्माण होता है। अभी जो ग्रामीण बस्तियां या शहरी बस्तियां हैं ये भी दो प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि सघन या फिर प्रकीर्ण। सघन बस्तियों का मतलब होता है कि वहां पे घर पास पास होते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारे शहरों में ये देखिए यहाँ पे घर बहुत पास पास बसे हुए हैं, इसलिए इनको कहते हैं सघन बस्तियां। और इन्हीं के विपरीत जहाँ पे घर दूर दूर बसे होते हैं, जैसे एक घर है, ये दो घर हैं, इनसे बहुत दूरी पे अगले घर बसे हैं, फिर इनसे अगली दूरी पे बहुत घर बसे हैं, इनको कहते हैं प्रकीर्ण बस्तियां। जैसे हमें अस्थायी बस्तियां आजकल ज्यादा देखने को नहीं मिलती, वैसे ही हमारे सामान्य इलाकों में हमें प्रकीर्ण बस्तियां भी देखने को नहीं मिलती। प्रकीर्ण बस्तियां हमें मिलेंगी पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर घने जंगल के क्षेत्रों में जहां पे जलवायु अति विषम होती है। के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपने घर हमेशा पर्यावरण के अनुकूल बसाते हैं। किस प्रकार? जैसे कि जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है उन घरों की जो छतें होती हैं वो ढाल वाली बनती हैं।
इसके अलावा जहाँ पे वर्षा के समय जल का जमाव होता है, वहां पे या तो घर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म जैसे स्थान पे बनाए जाते हैं या फिर स्टिल्ट पे बनाए जाते हैं। स्टिल्ट किन्हें कहते हैं, ये यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, ये नीचे इन ऐसे एक प्लेटफॉर्म जैसा ऊंचा बनाया और उसके ऊपर घर बनाए, ताकि जब बारिश हो तो इनके घरों में पानी ना भरे। इसके अलावा जहाँ पे जलवायु बहुत गर्म होती है, वहां पे मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों वाले घर बनाए जाते हैं और उनकी छतें फूस की बनी होती हैं। ये लोग अपना घर बनाने के लिए भी वहां के स्थानीय सामान का उपयोग करते हैं, जैसे कि पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि। इसके अलावा यहाँ पे नगरीय बस्तियों के बारे में दिया गया है, जहाँ पे लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। चलिए, अब तक हमने बस्तियों के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया है कि जहाँ पे लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, उन्हें बस्तियां कहते हैं। बस्तियां स्थायी अथवा अस्थायी हो सकती हैं, वे ग्रामीण अथवा शहरी हो सकती हैं और इसके अलावा वे सघन और प्रकीर्ण भी हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं मानवीय पर्यावरण के दूसरे घटक को, जो कि है ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। आज हम परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में जानते हैं, लेकिन वास्तव में परिवहन या फिर ट्रांसपोर्ट कहते किसे हैं? परिवहन या फिर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लोगों को या फिर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, यानी कि परिवहन लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं। जिस साधन के द्वारा हम लोगों को या फिर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं परिवहन के साधन। प्राचीन समय में हमें अधिक दूरी तय करने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता था, लेकिन आज इस दूरी को हम बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सामान को ढोने के लिए या फिर यात्रा करने के लिए पहले पशुओं का उपयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे जब मानव ने पहिए की खोज कर ली तो परिवहन बहुत आसान हो गया। समय के साथ हम मानवों ने परिवहन के बहुत सारे साधन विकसित कर लिए हैं, परंतु आज भी हम लोग परिवहन के लिए या फिर अपने सामान को ढोने के लिए विभिन्न प्रकार के पशुओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारे देश भारत में हम सामान्यतः गधों का, बैलों का या फिर ऊंटों का प्रयोग करते हैं, और उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का जो एंडीज पर्वत इलाका है, वहां पे लामा का प्रयोग किया जाता है, और उसी प्रकार से तिब्बत में याक का उपयोग किया जाता है। प्राचीन समय में जब एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होता था, तो इसके लिए या तो समुद्री मार्ग का या फिर थल मार्ग का उपयोग किया जाता था, यानी कि या तो लोग जहाजों से आते थे या फिर सड़कों के माध्यम से चल के आते थे। लेकिन आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें केवल कुछ घंटे लगते हैं, क्योंकि हमारी हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, बहुत तेज बना दिया है। आज भारत से लेकर यूरोप तक की यात्रा करने में हमें केवल 6 से 8 घंटे का समय ही लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन हमारे समय की भी बचत करते हैं, हमारी ऊर्जा की भी बचत करते हैं। लेकिन हमारी परिवहन के ये साधन है कौन कौन से? हमारे परिवहन के मेनली 4 साधन हैं। वो है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, यानी कि रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। अब हम एक एक करके इनका संक्षिप्त परिचय लेते हैं। सबसे पहले आता है रोडवेज, यानी कि सड़क मार्ग। जब हमें कम दूरी तय करनी होती है तो यातायात का सबसे अच्छा साधन है सड़क मार्ग। नॉर्मली सड़कें 2 प्रकार की हो सकती हैं, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। ये देखिए, यहाँ पे हमें चित्र में दिखाया भी गया है, इसको कहते हैं पक्की सड़क और ये है कच्ची सड़क। हमारे जो मैदानी इलाके हैं वहां पे सड़कों का एक घना जाल बिछा होता है, यानी कि वहां पे बहुत सड़कें होती हैं। लेकिन मरुस्थल, वन और ऊंचे पर्वत जैसे जो स्थान होते हैं, सड़कें वहां पे कम मात्रा में होती हैं, लेकिन फिर भी वहां भी हमने सड़कों का निर्माण कर लिया है। हमारे हिमालय पर्वत पे जो मनाली लेह राजमार्ग है, वो विश्व की सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। इसके अलावा जो भूमिगत सड़कें होती हैं उनको हम भूमिगत मार्ग यानी कि सबवे कहते हैं। और इसके अलावा जो उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं उनको हम नाम देते हैं फ्लाईओवर्स का। ये सब आपको डीपली समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम प्रैक्टिकली रोज देख ही रहे हैं। तो अब हम देखते हैं अपने परिवहन के दूसरे साधन को, जो कि है रेल मार्ग यानी कि रेलवेज। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से और सबसे बड़ी बात कम खर्चे में लोगों का आवागमन और भारी मात्रा में सामान ढोने का कार्य किया जाता है।
वाष्प के इंजन का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब डीजल और विद्युत इंजन के उपयोग से हम बहुत जल्दी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकते हैं अपने रेलवेज के द्वारा। और आजकल सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और ज्यादा तेज हो गई है। मैदानी मार्गों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। इसके अलावा अब हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पे भी हमने अपनी रेल लाइनें बिछाना आरंभ कर दिया है। हमारा जो भारतीय रेल मार्ग का जाल है वो बहुत भली भांति यानी कि बहुत अच्छी तरीके से विकसित है और ये एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यानी कि हमारे भारत में बहुत बड़ी मात्रा में ये जो रेल मार्ग है इनका जाल बिछा हुआ है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कि जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पे चलती है और इसका सबसे ऊंचा बिंदु जो है वो समुद्र तल से लगभग 5072 मीटर ऊंचा है। यहाँ हम कल्पना कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना ऊंचा है और कितनी ऊंचाई पर भी हम मानवों ने रेल मार्ग को विकसित कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे हमें बताया गया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। हम जानते हैं कि हमारा जो रूस है, हमारा जो रशिया है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से कितना बड़ा देश है और ये जो रेल मार्ग है इसके एक कोने को दूसरे से जोड़ रहा है। ये देखिए, ये जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसको प्रशांत महासागरीय तट पे स्थित व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरी रेल मार्ग दिखाया गया है कि किस प्रकार पश्चिमी बिंदु जो है रूस का, उसको यहाँ प्रशांत महासागर के तट पे जो स्थित बिंदु है वहां से जोड़ रहा है। इसलिए ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। चलिए, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के बारे में अब हमें जो जानना है वो है जल मार्ग या फिर वाटरवेज। हम देख चुके हैं कि परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग प्रारंभिक समय में किया जाता था। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार के सामान का और ढोने के लिए सबसे सस्ता जो साधन है वो है जल मार्ग। हम जानते हैं कि अगर हमको बहुत ज्यादा दूरी तय करनी है, एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो हमें जल मार्ग का उपयोग करना है। यहाँ पे सवाल उठता है कि हम यहाँ पे एयरवेज का उपयोग भी तो कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें खुद जाना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें लौह इस्पात को एक देश से दूसरे स्थान पे पहुंचाना है, अंतरदेश में, देश से दूसरे देश में बहुत भारी मात्रा में सामान पहुंचाना है जिसका वजन बहुत ज्यादा है, तो क्या हम वहां पे एयरवेज का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, वहां पे हमें उपयोग करना पड़ता है वाटरवेज का। तो ये जो वाटरवेज हैं ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। नाव, नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में, उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक में और अफ्रीका में नील नदी में। इसके अलावा समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये जो मार्ग होते हैं ये जुड़े होते हैं पत्तनों से या फिर पोर्ट्स से। हमारे विश्व के जो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो हैं एशिया और सिंगापुर में, उसके अलावा हमारे देश में मुंबई में, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो का, और इसके अलावा अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन का पत्तन, और इनके अलावा है ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन का पत्तन। इसके अलावा हम कुछ और भी पत्तन या फिर बंदरगाहों के नाम जानते हैं। तो आज पूरी लेक्चर में हमने एक भी सवाल नहीं लिया, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जो चाबहार बंदरगाह है वो किस देश में स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा जलमार्ग भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं हमारे परिवहन के चौथे साधन को, जो है वायु मार्ग या फिर एयरवेज। हमारी 20th सेंचुरी में विकसित ये परिवहन का सबसे तेज साधन है, लेकिन तेज होने के साथ ये ईंधन की लागत के कारण सर्वाधिक महंगा साधन भी है। इसके अलावा हमारा जो वायु यातायात है ये खराब मौसम, कोहरे और तूफान से कुप्रभावित भी हो जाता है। लेकिन ये साधन का हमारे यातायात का एक अकेला ऐसा साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, यानी कि वो स्थान जहां पे हमारी सड़कें और हमारे रेल मार्ग नहीं बिछाए जा सकते, ऐसे दुर्गम स्थानों पे भी कौन पहुंच सकता है, वो है एयरवेज।
इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर हैं वो अगम्य स्थानों पे या फिर संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल और कपड़े का उपयोग करते हैं। यानी कि जैसे कि हमने देखा है कि कहीं पे भूकंप या फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से दवाएं, जल और कपड़े पहुंचाए जाते हैं। हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन भी हैं और इसके अलावा विश्व में कई महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं। तो विश्व के महत्वपूर्ण हवाई पत्तनों को हम देख लेते हैं, जो है हमारे देश में स्थित दिल्ली और मुंबई के हवाई पत्तन, इसके अलावा न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा के हवाई पत्तन। तो चलिए, अपने मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा बस्तियों के बारे में, उसके बाद हमने जाना परिवहन के प्रमुख साधनों को, और अब हमें इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक के रूप में देखना है संचार के विभिन्न साधनों को। हम सभी जानते हैं कि संचार या संप्रेषण वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी भी दृश्य या अदृश्य माध्यम से विचारों का, जानकारियों का या सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये सरल भाषा में कहें तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्र में विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। इससे हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है? आज मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना पा रही हूँ और आप कई किलोमीटर दूर बैठ के इस वीडियो को अपने घर पे बैठ के समझ पा रहे हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से इस तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं। ये सब संचार के विकसित साधनों का ही फल है। इसके अलावा समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार करते हैं और इसीलिए इसे कहते हैं जनसंपर्क माध्यम। ये सब पॉसिबल होता है हमारी सैटेलाइट से। सैटेलाइट में संचार के साधनों को तीव्रता से विकसित किया है। आज तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसमों का पूर्वानुमान और विभिन्न आपदाओं की पूर्व चेतावनी आदि सैटेलाइट्स के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से हम घर शॉपिंग भी कर सकते हैं और विभिन्न हवाई जहाज या रेलों की टिकट भी बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आज हम इंटरनेट के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं। मतलब कि आज हमारा जो संपूर्ण विश्व है वो एक छोटे से गांव में परिवर्तित हो चुका है हमारे विभिन्न परिवहन और विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा। आज हमें अपने स्थान से हिलने की भी जरूरत नहीं है और हम विश्व की किसी भी जानकारी को तुरंत अपने हाथों में रखे इस मोबाइल में प्राप्त कर सकते हैं। ये सब संचार के विकसित साधनों का ही फल है। एक बहुत बेसिक सा डायग्राम है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, पहले मानव किस तरीके से आदिकाल में संचार स्थापित करता था। उसके बाद धीरे धीरे मानव ने विकास किया और विभिन्न पक्षियों के द्वारा, कबूतरों के द्वारा चिट्ठी भेजना स्टार्ट किया। और उसके बाद मानव थोड़ा और विकसित हुआ और हमने चिट्ठी और पत्रों को लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पे पोस्टमैन दिखाया गया है। उसके बाद हम और विकसित हुए, हमने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का, पुस्तकों का विकास शुरू किया। और इसके बाद आज हम इतने विकसित हो चुके हैं कि हमने सैटेलाइट्स का निर्माण शुरू किया, हमने टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है और आज हम सूचना क्रांति के युग में जी रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर के लास्ट में ये मैप दिया हुआ है जहाँ पे विश्व के विभिन्न रेल मार्गों को और विभिन्न वायु मार्गों को दिखाया गया है। ये जो रेड कलर की लाइन है ये यहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार के वायु मार्गों को दिखा रही है और जो ब्लू लाइन है वो विभिन्न प्रकार के जल मार्गों को दिखा रही है। तो इसे आप खुद देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 खत्म होता है। तो अब हम देख लेते हैं अपने उन टॉपिक्स को जिन्हें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमने उन्हें अच्छी तरीके से समझा है या फिर नहीं। चलिए।